अक्ल और भैंस। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी। जब अखबारों में हरी क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियां बार बार विस्तारपूर्वक प्रकाशित होने लगी, तो एक दिन श्री अगमलाल अगम ने भी शहर का मोह त्याग कर खेती करने का फैसला कर लिया। गांव में उनके 4-5 बीघे जमीन थी, जिन्हें बटाईदारी पर उठाकर अगमलाल जी अगम आज से 7 साल पहले ही गांव छोड़कर जिला के सदर शहर में आ बसे थे। चूंकि उनके नाम के साथ उनका उपनाम भी लगा हुआ था, इसलिए शहर के लोगों को ये जानने में देरी नहीं लगी कि अगम जी एक साहित्यिक प्राणी हैं। एक मित्र से किसी वकील की मुहर्रिरी करने की पैरवी करवाई तो वकील साहब ने उनके उपनामयुक्त नाम पर ही एतराज किया। एक ही साथ 2 नाम रहना गैरकानूनी है, और जिसका नाम ही गैरकानूनी हो वह कानूनी काबार कैसे कर सकता है। अल्पविराम। एक सेठ जी के घर बच्चों को पढ़ाने का टप्पस लगाया तो सेठ जी भी उनके नाम और उपनाम से भड़के। पूछा, क्यों जी, गाना वाना तो नहीं बजाते हो? नहीं जी, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। चारों ओर से हारकर आखिर एक दिन अगम जी अपने नाम की कुर्बानी करने को तैयार हो गए। अपने नाम के अतिरिक्त अंश को कतर कर अलग करना चाहते थे कि नौकरी दिलाने वाले देवता अचानक प्रसन्न हो गए। मानो एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई, और तब से अगमलाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही प्रूफ देखते हुए साहित्य सेवा में संलग्न थे। किंतु इस हरी क्रांति की हवा ने अगम जी के हृदय को ऐसा हरा बना दिया कि उन्हें चारों ओर हरी हरी ही सूझने लगी, और अंततः एक दिन शहर छोड़कर बोरिया बिस्तर समेत गांव वापस आ गए। गांव के लोगों ने जब अगम जी के ग्राम प्रत्यागमन का समाचार कारण सहित सुना, तो उन्हें खुशी नहीं अचरज हुआ। कई निकट के संबंधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नेक से नेक सलाह देकर शहर वापस भेजना चाहा, किंतु अगम जी की आंखों के आगे सदैव उन्नत किस्म के गेहूं की बालियां झूमती रहती, शंकर मकई के भूरे भूरे बाल लहराते रहते, और जब आंखों में नींद आती तो अपने साथ नए किस्म के उन्नत सपने ले आती। आलू की ढेरी, ऊख के अंबार और हरे चने और मटर की मखमली खेती वाले सपने। अगम पर किसी की सलाह का कोई असर नहीं हुआ, और वे उत्साहपूर्वक अपने जीवन की प्रूफ रीडिंग यानी भूलों को सुधारने में लगे गए। खेती करने के लिए सबसे पहले हल, बैल और हलवाहे की आवश्यकता होती है। हल और बैल तो खरीद लिए गए, किंतु हलवाहा की समस्या जटिल प्रतीत हुई। अव्वल तो आजकल गांव का सबसे निकम्मा आदमी ही हलवाही करता है। निकम्मा अर्थात जिसे घर घरहट, छौनी छप्पर और कोड़ मकान का कोई लूर नहीं, जो गाड़ी बैल भी हाँक सकता, ऐसे फुहड़ आदमी के लिए गांव में हलवाही के सिवा और कोई धंधा नहीं। ऐसे लोग किसी भी गांव में आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। एक आध हुए भी तो ऐसे लोगों को गांव के बड़े बड़े किसान बहुत पहले से ही चारा पानी खिलाकर यानी अग्रिम पारिश्रमिक कर्ज नहीं देकर अनुबंधित कर लेते हैं। बहुत खोज ढूंढ करने के बाद गांव का सबसे अपाहिज और काहिल पुरुष बिल्लू दास अगम जी की किस्मत में आकर जुटा। बहुत खुशामद दरामद और प्रलोभन के बाद नित्य सुबह शाम एक गिलास गर्म चाय पिलाने की शर्त पर बिल्लू महाराज राजी हुए। अगम जी ने सबसे पहले उनके नाम को प्रूफ रीडिंग करके सुधारा। बिल्लू दास नहीं, बिलोमंगल। बिलोमंगल जी गांव के सर्वश्रेष्ठ आलसी माने जाते थे, किंतु मुहूर्त के दिन ही अगम जी ने उनके एक गिलास ऑरेंज पिको दार्जिलिंग चाय पिलाकर उनकी सारी सुस्ती इस तरह दूर कर दी कि वे तत्काल ही इतने चुस्त हो गए कि उनके अंग अंग फिल्मी गीतों पर डोलने लगे। हल जोतते समय जब गांव के अन्य हलवाहे मजदूर बिरहा बारहमासा गाते तो बिलोमंगल जी के पैर मस्तानी महबूबा के तर्ज पर थिरकते रहते। इसी प्रक्रिया में एक दिन दाहिने बैल के पिछले पैर में फाल लग गया। अगम जी को यह नहीं मालूम था कि हल्का फाल भी इतना खतरनाक हो सकता है कि जरा सा लग जाने पर महीनों तक बैल लंगड़ा होकर बैठा रहे। खैर,
शुभचिंतकों और संबंधियों से बैल और भैंसा मंगनी करके अगम जी ने किसी तरह खेतों को तैयार करवाया। कस्बे से रासायनिक खाद खरीद लाए और बीज वपन के लिए शुभ दिन देखकर गेहूं की बोवाई हो गई। बोवाई के बाद दोनों अगम और बिलोमंगल इतने प्रसन्न हुए कि रात भर मिलजुल कर डुएट भाव से मिट्टी में सोना उपजाने वाले गीत गाते रहे। उसी दिन अगम जी ने अपने शहरी साहित्यिक मित्रों को कई लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, जिनमें नई खेती के नए अनुभवों के आधार पर उन्होंने घोषित किया कि खेती करने में कविता और चित्रकारी करने का आनंद एक ही साथ प्राप्त होता है। कई दिनों तक स्वामी सेवक बोआई के आनंद में मग्न रहे कि एक दिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही एक शुभचिंतक ने आकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सुबह के सुनहले सपने को खोकर अगम जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। शुभचिंतक जी को भला बुरा कहना चाहते थे, किंतु इसके पहले ही शुभचिंतक जी ने सूचना दी, तुम सोए हो, जाकर देखो तुम्हारे खेत में गेहूं का एक भी दाना बचा भी है या नहीं। अगम जी समझ गए, सुबह सुबह दिल लगी करके चाय पीने आया है। वे बोले, क्यों, गेहूं के दाने कहाँ चले जाएंगे? शुभचिंतक बोले, अरे जाकर देखो ना, हजारों हजार कौवा, मैना और दुनिया भर की चिड़ियों का झुंड तुम्हारे ही खेतों में पड़े हैं, गेहूं के दाने चुग रहे हैं। क्या सुबह सुबह दिल लगी करने आ गए? अगम जी ने कहा, मैं दिल लगी करने नहीं आया, तुमको चेताने आया हूँ। अगम जी ने तकिए के नीचे से गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका शुभचिंतक के सामने फेंकते हुए कहा, मुझे इतना उल्लू मत समझना। मैंने गेहूं की सफल खेती के बारे में एक एक शब्द पढ़ लिया है और जहां जहां प्रूफ की गलतियां थी उन्हें शुद्ध भी कर दिया है। समझे? इस किताब को खोलकर कहीं भी किसी अध्याय की किसी भी पंक्ति में खोजकर निकाल दो कि गेहूं की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई भी आवश्यक। शुभचिंतक जी ने अप्रसन्न होकर जवाब दिया, तुम्हारी इस किताब में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है यह मैं नहीं जानता। सामने तुम्हारे खेत हैं, जाकर खुद देखते क्यों नहीं कि खेतों में चिड़ियों के कितने अध्याय और कितनी पंक्तियां हैं। बुआई के बाद सभी किसानों के हलवाहे रखवाले सूर्योदय के बहुत पहले ही खेतों पर चले जाते हैं। दुनिया भर की चिड़ियों की टोलियां कचक कचक करती हुई खेतों में उतरना चाहती हैं, किंतु वे पटाखे छोड़कर तथा फटे कनस्तरों को पीट पीट कर उन्हें उड़ाते रहते हैं। हाय। अगमलाल जी अगम ने गांव से बाहर जाकर देखा सचमुच अद्भुत व्यापार, जो बात किताब के किसी पृष्ठ पर नहीं वो खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखेरुओं के चोंच चल रहे थे, उतनी तेजी से किसी प्रास में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती होगी। 1 ही घंटा में सब गेहूं चुनकर खत्म कर देंगे। अगम जी के अंतर से पूरी शक्ति के साथ बस एक ही शब्द अनायास निकल पड़ा, हाय। किंतु उनके हाय का कोई खास असर नहीं हुआ और हाथ की तालियों से जब पंछियों के एक पंख भी नहीं फड़के तो उन्होंने एक ढेला उठाकर फेंका। ढेला खेत में गिरा तो इधर चरती हुई चिड़ियां उड़कर उधर जा बैठी और चुगने लगी। अगम जी दौड़कर उस मंच पर गए तो पंछियों के दल उड़कर दूसरे तरफ बैठ गए। तब तक बिलोमंगल जी भी सहायता के लिए पहुंच गए थे। अगम जी को राहत मिली। पटाखे या कनस्तर तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहुत देर तक इस मंच से उस मंच पर दौड़कर ढेलेबाजी करते रहे। सूरज बांस भर चढ़ आया और पूस की सुबह का कुहासा तनिक छंटा और चिड़ियों के पेट भर गए तो वे स्वयं ही उड़कर बांसों तथा पेड़ों की फुनगियों पर जा बैठी। उस दिन लौटकर अगम जी ने गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर नोट लिखा, बीज की बुआई के बाद ही चिड़िया उड़ाई पर विस्तार पूर्वक एक अध्याय लिखकर पुस्तिका के अगले संस्करण में जोड़ दिया जाए। नोट लिखने के बाद अगम जी ने बिलोमंगल से कहा, कल सूरज से 2 घड़ी पहले ही खेत पर एक फूटा कनस्तर लेकर पहुंच जाना। फूटा कनस्तर कहाँ से लावेंगे? बिलोमंगल का सवाल था। कनस्तर
तुमको कहीं फूटा हुआ कनस्तर भी नहीं मिलेगा। जवाब मिला, जी हमारी नज़र में तो कहीं कोई फूटा कनस्तर नहीं पड़ा। आपने कहीं देखा हो तो कहिए ले आता हूँ। हाँ, सहुआइन की दुकान में साबुत कनस्तर जरूर मिल सकता है। बिलोमंगल लौटकर 1 रुपया में 1 कनस्तर उधार ले आए। कनस्तर को अगम जी को कान के पास पीटकर परीक्षा देते हुए कहा, देखिए एकदम साबुत है। कनस्तर की समस्या हल करने के बाद ही बिलोमंगल ने दूसरा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हमसे ये काम नहीं होगा। क्यों? बिलोमंगल ने सर्वप्रथम कारण बतलाया। बात यह है कि बाबू साहेब की हम ठहरे वैष्णव आदमी भोरे भोरे इतने प्राणी के मुंह का आहार छीनने का काम हमसे मत करवाए। अगम लाल जी को अचरज हुआ, क्या कहता है यह आदमी? झुंझलाए, तो क्या चिड़िया उड़ाने के लिए दूसरा आदमी रखना होगा? बिलोमंगल ने भी झुंझलाकर जवाब दिया, एक तो जाड़े का मौसम, तिस पर सूरज उगने के 2 घड़ी पहले ही उठना, इसके बाद खेत पर पांव पैदल जाना। आजकल सुबह सुबह ऐसी कनकनी वाली पछिया हवा चलती है कि देश क्या जीव भी सुन हो जाता है। अंततः सम्मानपूर्ण शर्त या समझौता हुआ, कल से सूरज उगने के 2 घंटा पहले नहीं, 1 घंटा पहले बिलोमंगल अगम जी का ऊनी ओवरकोट और कंझपा टोपी पहनकर, पैरों में काबुली चप्पल डालकर, 1 गिलास गरम चाय पीने के बाद 1 बीड़ी सुलगाकर दूसरी जेब में रखते हुए कनस्तर लेकर खेत पर पहुंचेगा। वह चिड़ियों को उड़ाएगा नहीं, सिर्फ चल उड़ जा रे पंछी गीत गाता हुआ ताल पर चिड़िया उड़ाई करेगा। चिड़िया उड़ाई के बाद जब खेत में गेहूं की पीके फूटे और धीरे धीरे, तब अगम जी को मालूम हुआ कि बिलोमंगल की दाहिनी आंख जन्म से ही दृष्टिहीन है। जिस स्थान पर बैठकर वह नित्य कनस्तर पर टेका बजाया करता था, उसके दाहिनी ओर के खेतों में बहुत कम पौधे उगे। अस्तु पौधे बढ़ने लगे, हरियाली गहरी होती गई और अगम जी दूर होते गए और बिलोमंगल जी हरियाली और रास्ता के गीत गाते रहे। किंतु सिंचाई करने का समय आया तो बिलोमंगल जी फिर अकड़ गए। हम हलवाही करने के लिए बहाल हुए हैं, पानी पटाने के लिए नहीं। धींच ने इस बार भी सम्मानपूर्ण समझौता हुआ। बिलोमंगल जलपान करके खेत में जल सींचने के लिए खाली हाथ जाएगा, किंतु गांव के किसी किसान से झगड़ा कन्या नहीं करेगा। कोई जोर जबरदस्ती करे तब भी नहीं। पहली सिंचाई के अंतिम दिनों में भी जब अगम जी ने अपने खेतों में धूल उड़ते देखा तो उनका माथा ठनका। खेतों में जाकर देखा, 1 चुल्लू पानी भी किसी दिन नहीं पड़ा है। कारण पूछने पर बिलोमंगल जी के सम्मान को चोट लगी। उन्होंने समझौते की शर्तों का स्मरण दिलाते हुए कहा, बाबू साहेब, यहाँ तो कहावत चालू हो गया कि जो दिखावे मर्दानी वो पावे पानी। हम ठहरे हलवाहा आदमी। उधर गांव के बड़े बड़े बाबू किसान खुद पानी के लिए आते हैं, उनसे बदकुटी करके मार खाने कौन जाए? आप खुद क्यों नहीं जाते? अंततोगत्वा अगम जी स्वयं ही सिंचाई के लिए पानी लाने के लिए खेत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, हर नहर, आहर, छहर और पैन पर गांव के बड़े बड़े किसान लाठी और लठैतों के साथ जमे हुए हैं। अगम जी ने जब देखा कि बगैर लाठी और लठैती के पानी पाना असंभव है, तो उन्हें सत्याग्रह की याद आई। उन्होंने ऐलान करके कहा, सभी लोग सुन लें, कल से अगर मुझे पानी नहीं लेने दिया गया तो मैं यहीं इसी साइफन पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दूंगा। लेकिन नहर विभाग में पार्ट टाइम करने वाले गांव के एक किसान नौजवान ने उनकी आमरण अनशन घोषणा को एक ही बात से निस्तेज कर दिया, आपने तो पानी के लिए सट्टा ही नहीं करवाया है तो पानी कैसे मिलेगा? सट्टा, ये सट्टा पट्टा क्या होता है? अगम जी ने पूछा। जी, सट्टा माने एग्रीमेंट। जिन्होंने सट्टा करवाया है, पानी उन्हें ही मिलेगा। अनऑथराइज्ड पानी लेने पर तुरंत मुकदमा दायर हो जाता है। अगम जी की सिट्टी पिटुटी गुम हो गई। वे चुपचाप मुंह बाए अपने सहायक बिलोमंगल की ओर देखते रहे। बिलोमंगल ने उनको फिसफिसाकर बताया, बाबू साहेब, यहाँ हर बात में पार्टी पॉलिटिक्स होता है।
पार्टी पॉलिटिक्स अगमजी मुंह बाय ही रहे। जी, गांव दो पार्टी है, पुआरी टोल पार्टी और पचियारी टोल पार्टी। आपका घर दोनों टोले के बीच सीवान पर पड़ता है। आपको लोग न इस टोल की पार्टी में समझते हैं, न उस टोल की पार्टी में अगमजी गम खाकर गुमसुम लौट आए। रात भर उनको अपनी निर्बलता पर, उनके अपने ही हृदय में ग्लानि और क्षोभ के बादल घुमड़ते रहे। और अंत में निर्बल के बल रामजी को उन पर ऐसी दया आई कि आसमान में घने काले बादल उमड़ आए और घनघोर वृष्टि शुरू हुई। अपने सहायक को बरसात का गीत गाने के लिए उन्होंने पुरस्कार दिया। प्रसन्न होकर सुबह जाकर देखा कि बगैर सट्टाटा के ही उनके खेत में पानी छलमला रहा है। पानी रह गया उनका। पौधे एक बालिस्त भर और बड़े तो अगम का हौसला भी 1.5 हाथ बड़ा। बढ़ता ही जा रहा था कि सुबह को बिलोमंगल जी आकर कोई आवश्यक सूचना देते हुए तुतलाने लगे। बार बार भैंस भैंस सुनकर अगमजी ने समझा कि आज दूध वाले ने दूध नहीं दिया, किंतु बात दूसरी ही थी और थी भीषण मारात्मक। रात में गांव के भैंसवारों ने उनके तीनों खेतों की फसल को चराकर साफ कर दिया। अगमजी दौड़कर खेत पर गए। वे रोना चाहते थे किंतु रो भी नहीं सके। गांव वालों को कोई अचरज नहीं हुआ और न किसी ने इस अन्याय के लिए किसी से कुछ कहा, बल्कि ठहराने वालों ने अगमजी को इसके लिए दोषी ठहराया। खेत में फलल लगाकर बेसुध होकर घर में सोने से खेती चरेगी ही। अगमजी ने अपने सहायक की ओर देखा। बिलोमंगल ने कहा, बाबू साहेब, असल में बात यह है कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। आप ठहरे कागज कलम वाले आदमी, अगर खेती करना हो तो यहाँ के लोग जैसा करते हैं, जो करते हैं, वो आपको भी करना होगा। ... यहाँ अकल से बढ़कर भैंस है, और क्यों न हो। भैंस का दूध मीठा है, बहुत ताकत होता है, और जब ताकत होगा तो लाठी भी मजबूत होगी। जब लाठी मजबूत होगी तब दूसरे का भैंस भी आप हाँक कर अपने बथान पर ला सकते हैं। और भैंस तो जीप गाड़ी से भी बढ़कर होती है। रात बेरात जब जी में आवे, इस पर सवार होकर आप बिजूबन बीजू खंड में भी जा सकते हैं। न सांप बिच्छू का डर, न भूत पिशाच का कोई भय और न बाघ भालू। कीचड़, पानी, कादों से पल्ली सबसे बचाकर खेत की हर मैंड पर ले आएगी और कोई सवारी। सोचिए जरा। अगमलाल जी ने सोचकर देखा और बिलोमंगल को मान गए। इसलिए गांव के कई तथाकथित शुभचिंतकों ने एकांत में आकर अब अमुक अमुक व्यक्तियों के चरवाहों पर मुकदमा कर देने की गुप्त सलाह दी, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कौन देगा उसकी गवाही? चश्मदीद गवाह कहाँ मिलेंगे? नहीं, उन्होंने जो करना है उसका फैसला कर लिया है। अगमलाल जी ने विचार कर देखा, अभी मेला तमाशा शुरू होने वाला है। 3 महीने तक प्रास में खूब ओवरटाइम काम रहता है। उसके बाद ही शुरू हो जाएगा इलेक्शन का काम। वोटर लिस्ट छपाई के दिनों 10-15 रुपए रोज ऊपरी आमदनी हो जाती है। फिर खेती के नए अनुभवों के आधार पर वह गेहूं की सफल खेती से भी अच्छी पुस्तिका लिख ले सकते हैं। इन पैसों को जमा करके अगमजी सबसे पहले एक गुजराती भैंस खरीदेंगे धर्मगंज के मेले में। इसके बाद गंगाजी के मेले से बनबांस की मजबूत लाठी खरीद लावेंगे। तब कलम को छोड़कर लाठी गहेंगे और भैंस चरावेंगे, दूध पेंगे, दंड पेलेंगे। लाठी को तेल नहीं, घी पिलाकर लाल बना लेंगे और तब खेती करने के लिए खेत पर उतरेंगे। अभी शहर लौट जाना ही श्रेयस्कर है। गांव छोड़कर पुनः शहर की ओर आने के दिन बिलोमंगल जी ने उनकी यात्रा को शुभ करने के लिए कहा, बाबू साहेब, आपने हमको साल भर के लिए बहाल किया था, अब आप बीच में ही हमको छोड़कर जा रहे हैं। क्या यही इंसाफ है? खैर, आपकी जो मर्जी, मगर मेरी एक अर्जी है कि आप हमको भी अपने साथ ले चलिए। वहां जब आपको काम मिल गया है तो मेरा भी कहीं न कहीं
डॉल लग जाएगा। और कुछ नहीं तो आपके दुश्मनों की यात्रा तो रोज खराब कर ही सकता हूँ। कहावत है कि काना आदमी सेवक रहे तो मालिक की यात्रा को शुभ और मालिक के दुश्मनों की यात्रा अशुभ करता है। वैसे आपकी मर्जी। अगम जी बिलोमंगर जी के साथ आज ही सुबह की गाड़ी से शहर वापस चले गए। दोस्तों आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। डॉट 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 डॉट